हम लोग शुरू करेंगे द एम्पायर ऑफ थ्री डायनेस्टी। द एम्पायर ऑफ या फिर इसको क्या बोलते हैं, द एज ऑफ थ्री डायनेस्टी का लेक्चर नंबर 3। सॉरी, वो लेक्चर नंबर 2 था। इसके पिछले वाले में हमने लेक्चर नंबर 3 बोल दिया था गलती से, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। अब इसमें हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, वसाल्स का क्या काम था। द एम्पायर ऑफ थ्री डायनेस्टी हैड 2 टाइप्स ऑफ एरिया। थ्री डायनेस्टी में से 2 तरह के एरिया थे। क्या क्या एरिया था? वन दैट वाज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द किंग, एक तो जो कि किंग के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल होता था, एंड अदर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वसाल्स। वसाल्स कौन होता है? वसाल्स वो होते हैं जो कि किंग क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है, और इसके बदले में वसाल्स क्या करते हैं, उनको रेवेन्यू देते हैं, उनको सोल्जर्स देते हैं। ठीक है, तो ये वसाल्स हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द किंग। वसाल्स को क्या होता था, किंग को ट्रिब्यूट देना होता था, एंड हैड टू अटेंड द दरबार ऑफ द किंग, और द किंग के दरबार में अटेंड होना होता था वसाल्स को। दे डेवलप्ड द मैरिड स्टेट, वो मैरिड स्टेट को डेवलप करके अलायंस विद द रॉयल फैमिली के साथ अलायंस बना लेता था, एंड ऑल्सो यूज टू बी रेडी टू हेल्प द किंग विद आर्मी एंड सोल्जर। और किंग को क्या चीज़ में हेल्प करता था, आर्मी और सोल्जर में हेल्प करता था। राष्ट्रकूता एंड प्रतिहारा हैड टू फाइट विद देयर वेसाल्स। राष्ट्रकूत और प्रतिहारा ये दोनों ने क्या करा, अपने वेसाल्स के साथ ही फाइट कर लिया, इन ऑर्डर टू सप्रेस कंट्रोल ऑफ द रिवॉल्ट, ताकि जो भी रिवॉल्ट उस टाइम में हो रहे थे वेसाल्स के कारण, क्योंकि वेसाल से सप्लाई कर रहा था, क्या चीज़ का सप्लाई कर रहा था, सोल्जर्स का सप्लाई कर रहा था, आर्मी का सप्लाई कर रहा था। इसलिए राष्ट्रकूत और प्रतिहारा ने क्या किया था, अपने वेसाल्स के साथ ही क्या कर लिया था, लड़ाई कर लिया था, ताकि उसके रिवॉल्ट को कंट्रोल कर सकें। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या था? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन किंगडम वाज डिफिकल्ट टू रिजॉल्व या एनालाइज। मीन्स एंशिएंट किंगडम में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको रिजॉल्व करना या फिर उसको इंट्रिकेटली वो डिफिकल्ट था। ऑर्गेनाइज विद द किंग्स डायरेक्ट कंट्रोल टेरिटरी डिवाइडेड इनटू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्या था उस टाइम में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो था, जो किंग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, उसको बहुत सारे टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि एट द हाईएस्ट लेवल पे क्या था, राष्ट्र, ओवरसीन बाय द राष्ट्रपति और ऊपरी का किसके ऊपर, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो चीज़ था वो था राष्ट्र। उसको कौन देखता था? राष्ट्रपति देखभाल करता था। पाला और प्रतिहारा डायनेस्टी में सर्विंग एज द हेड ऑफ द रीजन। पाला और प्रतिहारा डायनेस्टी में राष्ट्रपति क्या था, हेड ऑफ द रीजन था, उस रीजन का। बिलो द राष्ट्र के नीचे का था विश्व, इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट के लमसम में था, इक्विवेलेंट था। एंड द स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नॉन एज भुटकी, और उससे जो स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उसको बोलते थे क्या, भुटकी। नोटेबली इन किंगडम लाइक प्रतिहारा एंड पाला, हम लोग ये नोटेबली देखते हैं कि प्रतिहारा और पाला में जो पाला का जो किंगडम था, द पटाला वाज पोजीशन जस्ट बिलो द विश्व। में डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी इक्विवेलेंट था उसके नीचे कौन था, विश्व था, विश्व। एट द ग्रासरूट लेवल पे अगर देखें तो विलेज सर्व एज द लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज क्या सर्व कर रहा था, विलेज लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे नीचे वाला लेवल कौन था, विलेज था, विद डेजिग्नेटेड हेड ओवरसीइंग इट्स अफेयर्स। उसके जो भी अफेयर्स थे वो कौन देख रहा था, उसके डेजिग्नेटेड हेड, मीन्स उस विलेज के डेजिग्नेटेड हेड देखभाल करता था उसके अफेयर्स को। द विलेज हेड ऑफन ग्रांटेड रेंट फ्री लैंड, विलेज हेड को क्या मिलता था, रेंट फ्री लैंड मिलता था। हेल्ड सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, इंक्लूडिंग ओवरसीइंग एसेंशियल सर्विसेज, जो कि एसेंशियल सर्विस देखे, जैसे कि स्कूल, वाटर रिसोर्सेज, रोड, टेम्पल्स एंड डिस्पेंसिंग जस्टिस। क्या क्या देख सकता था वो, स्कूल, रोड, टेम्पल्स एंड डिस्पेंसिंग जस्टिस, ये सारी चीज़ कौन देखता था, ये विलेज का जो हेड होता था, जो जिसको कि रेंट फ्री लैंड मिलता था। ठीक है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी थी, जैसे कि एसेंशियल सर्विस को देखना, स्कूल, वाटर रिसोर्सेज, रोड, टेम्पल्स और डिस्पेंसिंग जस्टिस को। विलेज के एल्डर्स जो होते उसको ग्राम महाजना बोलते थे। उसको क्या बोलते थे, ग्राम महाजना। असिस्टेड इन गवर्नेंस एंड कम्युनिटी मैटर्स, इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद द असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर लाइक द कोतवाल। विलेजर्स एल्डर्स जो होते थे उसको क्या बोलते थे, ग्राम महाजना। उसको क्या असिस्टेड था, गवर्नेंस एंड कम्युनिटी। वो क्या असिस्ट करता था, गवर्नेंस एंड कम्युनिटी मैटर्स को, कम्युनिटी की बातों को देखता था वो क्या, और इंश्योर क्या करता था, इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। वो क्या इंश्योर करता था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है वो स्मूथली तरीके से काम कर रहा है या नहीं, स्मूथ फंक्शन है या नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का। एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद असिस्टेंस ऑफ ऑफिशियल लाइक द कोतवाल, और वो क्या करता था, कोतवाल की तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। दिस डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फैसिलिटेटेड इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लोकल मैनेजमेंट। ये जो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये क्या फैसिलिटेट करता था, फैसिलिटेट इफेक्टिव गवर्नेंस। ये क्या फैसिलिटेट करता था, इफेक्टिव गवर्नेंस को फैसिलिटेट करता था और लोकल मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता था। कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यही क्या कर रहा था, यही कंट्रीब्यूट कर रहा था एक
एंशिएंट इंडियन सोसाइटी का स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा था। अब रेवेन्यू रिसोर्स देखते हैं कि रेवेन्यू रिसोर्स कहाँ से मिल रहा था। द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वॉज ओवरसीन बाय हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉन एज गवर्नदास। गवर्नदास क्या था, एक हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स था, ठीक है, जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। दीज ऑफिसर्स हेल्ड सिग्निफिकेंट अथॉरिटी इन मैनेजिंग रेवेन्यू कलेक्शन। ये ऑफिसर्स क्या करता था, एक सिग्निफिकेंट अथॉरिटी है जो कि क्या रेवेन्यू कलेक्शन को मैनेज करता था विद इन देयर डेजिग्नेटेड रीजन। उसके जो भी डेजिग्नेटेड रीजन थे उसमें रेवेन्यू कलेक्शन को मैनेज करता था गवर्नदास, ठीक है। दे वेर आल्सो रेफर टू एज देसा ग्रामकुटास, इंडिकेटिंग देयर रोल इन ओवरसीइंग रेवेन्यू मैटर एट द विलेज लेवल। ये क्या इंडिकेट करता था, विलेज लेवल पे क्या रेवेन्यू मैटर्स है। रिलीजन्स देखते हैं, किस रिलीजन्स के थे। रिलीजन्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन किंगडम। रिलीजन्स क्या प्ले करता था, रिलीजन्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द आइडेंटिटी। रिलीजन्स क्या प्ले करता था, किसको सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था, शेपिंग द आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन किंगडम। एंशिएंट इंडियन किंगडम में गवर्नेंस के आइडेंटिटी को शेप करने में किसका काम था, मेनली रिलीजियस का वो काम था। द किंग ऑफ पाला एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। पाल का जो किंग, पाल डिनेस्टी का जो किंग था वो किसको मैनेज कर रहा था, बुद्धिज्म को। एंड द प्राइमरी फेथ प्रमोटिंग बुद्धिस्ट, उसका प्राइमरी फेथ किसमें था, बुद्धिस्ट को प्रमोट करने में, बुद्धिस्ट को टीच करने में। एंड स्पॉन्सरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपास। और क्या करता था वो, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और स्तूपास को कंस्ट्रक्ट कर रहा था। कौन, ये पाला डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। प्रतिहारा रूलर्स का क्या था, प्रतिहारा रूलर्स विष्णु ट्रेडिशनल में बिलीव करता था, वर्शिप तो गॉड विष्णु भगवान को पूजा करते थे एज देयर प्रिंसिपल ड्यूटी। किसके लिए, एज देयर प्रिंसिपल ड्यूटी एंड पेट्रोनाइजिंग टू बी रेगुलर कस्टमर्स ऑफ वैष्णवाइट टेम्पल्स एंड रिलीजियस एक्टिविटी। वो रिलीजियस एक्टिविटी जो विष्णु जी से रिलेटेड था उनको मानता था मेनली, कौन, प्रतिहारा। सिमिलरली राष्ट्रकूट क्या था, राष्ट्रकूट वेर नॉन फॉर देयर एडियरेंस टू देयर विष्णुइज्म और शिवाइज्म। मीन्स विष्णु जी को और शिव जी को दोनों को मानता था, वेंडरिंग विष्णु एंड शिवा रिस्पेक्टिवली, एंड सपोर्टिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ टेम्पल डेडिकेटेड टू देयर chosen deity. Deity refers to the supernatural beings such as goddess और मीन्स जहाँ पर लोग पूजा करते हैं उन जगहों को क्या करता था, वो सपोर्ट करता था, कौन, राष्ट्रकूट। मुस्लिम्स वेर अलाउड टू सेटल एंड मेक देयर मॉस्क। मुस्लिम को भी अलाउ था कि वो अपना मस्जिद बनवा सकते हैं। जैनिज्म आल्सो प्रमोटेड और सपोर्टेड, जैन को भी प्रमोट और सपोर्ट करता था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ चोला। चोला का क्या इंपॉर्टेंस हुआ, द चोला डायनेस्टी हेल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द 9th century। 9th century में चोला डायनेस्टी ने एक इमेंस सिग्निफिकेंस लिया, एक्सर्टिंग कंट्रोल ओवर ए वास्ट एरिया इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में उन्होंने वास्ट एरिया के ऊपर कंट्रोल किया। एंड इस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ ए डोमिनेंट मेरीटाइम पावर इन रीजन। और क्या इस्टेब्लिश किया, एक डोमिनेंट मेरीटाइम। मेरीटाइम मीन्स क्या होता है कि जो भी मेरीन का रूट है, जो भी ओशियन का रूट है, उस रूट के ऊपर उन्होंने अपना डोमिनेंट पावर को दर्शाया अपने रीजन में। रिनॉन्ड फॉर इज फॉर्मिडेबल नबल प्रोनेस, द चोला डायनेस्टी बोस्टेड ए साउंड नबल पावर दैट सरपास्ड ऑल कंटेम्प्रोरी डायनेस्टी। उन्होंने एक नबल पावर को क्या करा, बूस्टेड करा, जिससे कि क्या हुआ, सारे जितने भी कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी थे वो सारे सरपास्ड हो गए। अलाउइंग इट टू मेंटेन मेरीटाइम सुप्रीमेसी इन इंडियन ओशियन, जिसने कि जो कि अलाउ करता है इसको इंडियन ओशियन पे अपना मेरीन टाइम को डोमिनेट करने का, डोमिनेंट पावर को डोमिनेट करने का, अपना मेरीन टाइम सुप्रीमेसी को मेंटेन करा। द चोला फोस्टेटेड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रिलेशन विद डिस्टिंक्ट लैंड सच एज चाइना। चोला ने किसके किसके साथ रिलेशन बनाना शुरू किया, चाइना के साथ, जावा, सुमत्रा, मलक्का, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इन सब के साथ क्या किया उन्होंने अपना ट्रेडिंग रिलेशन बनाना शुरू किया चोला ने। फैसिलिटिंग एक्सटेंसिव कमर्शियल एक्सचेंज, क्या फैसिलिटेट करता था, एक्सटेंसिव कमर्शियल एक्सचेंज, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर एम्पायर। और इसके कारण क्या होता था, उसके इकोनॉमिक प्रॉपर्टी उनके एम्पायर का बढ़ रहा था। देयर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द बे ऑफ बंगाल वाज सो इन्फ्लुएंशियल, मीन्स उसका जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हुआ बे ऑफ बंगाल के ऊपर वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था। दैट इट अर्न द निकनेम चोला लेक, जो कि बे ऑफ बंगाल का निकनेम क्या हो गया, चोला लेक निकनेम हो गया। अंडर स्कोरिंग देयर डोमिनेंस ओवर मेरीटाइम ट्रेड रूट्स एंड कोस्टल टेरिटरीज। ये क्या अंडर स्कोर करता है कि उनका डोमिनेंस कहाँ था, मेरीटाइम ट्रेड रूट पे, मीन्स ओशियन के ट्रेड रूट पे, एंड कोस्टल टेरिटरीज। कोस्टल टेरिटरीज मीन्स जो भी पानी के आसपास, मीन्स समुद्र के आसपास बसा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। द चोला डायनेस्टी मेरीटाइम अचीवमेंट नॉट ओनली इनरिच देयर एम्पायर इकोनॉमिकली बट ऑल्सो फैसिलिटेटेड कल्चरल डिफ्यूजन। क्या हुआ, चोला डायनेस्टी का जो मेरीटाइम अचीवमेंट था ये सिर्फ इनरिच किससे, एम्पायर इकोनॉमिकली के साथ नहीं था, बट ऑल्सो फैसिलिटेट कल्चरल डिफ्यूजन। मीन्स चोला डायनेस्टी ने जो मेरीटाइम अचीवमेंट लिया वो सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं हुआ, वो सिर्फ एम्पायर इकोनॉमिकली नहीं बढ़ा, बट वहाँ पर क्या हुआ, कल्चरल डिफ्यूजन भी होना शुरू हुआ, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज भी होना शुरू हुआ अक्रॉस द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के साथ साथ डिप्लोमेटिक
डिप्लोमेटिक एक्सचेंज भी होना शुरू होगा। लिविंग ए लास्टिंग लेगेसी ऑफ मेरीटाइम प्रोनेस, जो कि बहुत लास्ट लेगेसी रहा, बहुत लंबा लेगेसी रहा, और कमर्शियल इंटरप्राइजेज इन द एनाल्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, और इतिहास के पन्नों में ये बहुत अच्छी तरीके से दर्ज हो गया। पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चोला डायनेस्टी का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें। फाउंडेड बाय विजयलिया, किसके द्वारा चोला डायनेस्टी को फाउंड किया गया? विजयलिया के द्वारा, ठीक है। इमर्जिंग एज ए फ्यूडल लॉर्ड, ये विजयलिया जो था वो किस तरीके से इमर्ज हो रहा था? फ्यूडल लॉर्ड की तरह इमर्ज हो रहा था अंडर द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी इन द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में क्या हुआ? फ्यूडल लॉर्ड पल्लवा डायनेस्टी के अंदर था और ये इमर्ज हो रहा था। विजयलिया लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर टेंगोर एज इट्स कैपिटल प्रेजेंट डे इन तमिलनाडु। उन्होंने चोला डायनेस्टी का फाउंडेशन किया विजयलिया ने, कहाँ पे? टेंगोर में, जो कि अभी प्रेजेंट डे में कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। इन द 9th सेंचुरी द चोला डिसेसिवली डिफीटेड द पल्लवास। 9वीं शताब्दी में चोला ने क्या किया? डिफीट किया किसका? पल्लवा डायनेस्टी को। पल्लवाज राष्ट्रकूट इस्टेब्लिशिंग देयर पल्लवा इन द राष्ट्रकूट, पल्लवा और राष्ट्रकूट को दोनों को डिफीट किया किसने? चोला ने। इस्टेब्लिशिंग देयर डोमिनेंस ओवर साउथ तमिलनाडु, और अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया कहाँ? साउथ तमिलनाडु में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोंडा इमेंडालम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोंडा इमेंडालम बोलते हैं, ठीक है। अंडर द रूल राजा राजा वन के रूल के अंदर, कहाँ से कहाँ तक? 985 CE टू 1014 CE द चोला एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ एज राजा राजाराम अंडरटुक मिलिट्री कैंपेन दैट रिजल्टेड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका। राजा राजाराम ने क्या करा? अपना मिलिट्री कैंपेन को शुरू किया, जिसके कारण क्या हुआ? श्रीलंका को कॉन्क्वेस्ट किया फॉर 50 ईयर्स श्रीलंका के ऊपर राज किया। इन पार्ट्स ऑफ गंगा रीजन के कुछ पार्ट्स पे राज किया किसने? चोला डायनेस्टी ने। हिज सन राजेंद्र वन, उसके बेटे राजेंद्र वन कंटिन्यू क्या? उस पॉलिसी को एक्सपेंड करना, कहाँ से? 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक, कंप्लीटली डिफीटिंग द पल्लवास को कंप्लीटली डिफीट कर दिया एंड एक्सपेंडिंग द चोला एम्पायर इनटू न्यू टेरिटरीज। और चोला एम्पायर को कहाँ एक्सपेंड कर दिया? न्यू टेरिटरीज में एक्सपेंड कर दिया, मीन्स नया टेरिटरी बना दिया चोला डायनेस्टी को, ठीक है। राजेंद्र वन कॉन्क्वेस्ट एक्सटेंडेड एज फार एज बंगाल वया उड़ीसा। राजेंद्र वन ने किसको किसके ऊपर राज किया? बंगाल किसके थ्रू? उड़ीसा के थ्रू। एंड ही इस्टेब्लिश्ड गोविंदगोविंदपुरम एज द कैपिटल अपर एनेक्सिंग रीजन नियर द गंगा रिवर के आसपास जो भी रीजन था उसको कॉन्क्वेस्ट करने के बाद, उसको जीतने के बाद उसने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया? गंगा इकोंडा चोलापुरम में अपना इस्टेब्लिश किया कैपिटल को। इन एडिशन टू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री राज करते करते राजेंद्र वन इमार्क्ड ऑन एम्बिशियस ओवरसीज एक्सपेडिशन। उन्होंने क्या करा? ओवरसीज एक्सपेडिशन के अटैकिंग एंड इस्टेब्लिशिंग चोला डोमिनेंस इन जावा, सुमत्रा एंड मलक्का। उन्होंने कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया अपना डायनेस्टी को? जावा, सुमत्रा एंड मलक्का, ठीक है। हिज रीजन और मार्क्ड बाय मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चरल, उनके रीजन को किस तरीके से मार्क करते हैं कि मोन्यूमेंट उस टाइम में बहुत बनाया गया, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ राजा राजेश्वरा, क्या बनाया गया? राजा राजेश्वरा टेम्पल, कंसोलिडेशन ऑफ चोला नवल पावर सिम्बोलाइजिंग बाय द कंट्रोल ऑफ बे ऑफ बंगाल रेफर टू एज चोला लेक। और क्या सिम्बोलाइज किया? बे ऑफ बंगाल को चोला लेक की तरह सिम्बोलाइज किया। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चोला डायनेस्टी अंडर रूलर्स लाइक राजा वन और राजेंद्र वन रिफ्लेक्ट देयर प्रोनेस इन वारफेयर। मेनली इसका किसमें हुआ? वारफेयर में अपना रिफ्लेक्ट जमाया। डिप्लोमेटिक फाइनेंस, डिप्लोमेटिक में कल्चरल पेट्रोन्स इस्टेब्लिशिंग द चोलाज एज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल एंड इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। साउथ इंडियन हिस्ट्री में एक मोस्ट फॉर्मिडेबल और इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स हुआ कौन सा? चोला डायनेस्टी। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन अंडर मोनार्की वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वेस्टेड इन द किंग हु सर्व्ड एज द हेड ऑफ द एम्पायर एंड वेल्डेड एब्सोल्यूट पावर। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया अंडर मोनार्की के अंदर, मोनार्की मीन्स एक राजा राज करेगा। मोनार्की के अंदर क्या था? राजशाही जिसको बोलते हैं हम लोग। मोनार्की के अंदर एंशिएंट इंडिया में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। वहाँ पर क्या था कि जो भी मोनार्की सिस्टम चल रहा था वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, सेंटर में जो अथॉरिटी था वो स्ट्रॉन्ग था, वेस्टेड इन द किंग, जो कि किंग में था। हु सर्व एज द हेड ऑफ द एम्पायर, जो कि वो पूरे साम्राज्य का हेड के तरह सर्व करता था। एंड विल्डेड एब्सोल्यूट पावर, और एब्सोल्यूट पावर को मीन्स पूरे पावर को एंजॉय करता था। द किंग वाज रिगार्डेड एज द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल। किंग को क्या रिगार्डेड करते थे? मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल की तरह रिगार्ड करते थे। विथ नो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग ऑथोरिटी अबव हिम, मतलब उसके ऊपर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी नहीं था किंग के ऊपर। टू असिस्ट इन गवर्नेंस में असिस्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में असिस्ट करने के लिए द किंग रिलाइड ऑन द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। किंग किसके ऊपर रिलाई करता था? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि कंप्रोमाइज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु एडवाइज्ड हिम ऑन वेरियस मैटर्स ऑफ स्टेट, जो कि
बहुत सारे स्टेट के मैटर पे एडवाइस करता था किंग को। कौन से? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करते थे। टेरिटरी ऑफ द किंग वाज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नोन एज मंडलास। द किंग का टेरिटरी क्या था, उसको डिवाइड किसमें किया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते थे? मंडलास और प्रोविंसेस और प्रांत। इच गवर्न बाय अपॉइंटेड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। जो भी अपॉइंट होता था वो क्या करता था? वो लोकल चीज़ों को अपॉइंटेड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन क्या करेगा? वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन का रिस्पॉन्सिबल है। बिलो द मंडलास के नीचे वेयर वलंदूस, क्या बोलता है उसको? वलंदूस इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट क्या है? वलंदूस। विच वेयर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू नादस एंड तहसील, जो कि फर्दर ये वलंदूस पहले क्या था? पहला मंडलास था, जो कि कौन डिवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिवाइड किया, और उसके जो भी ऑफिशियल्स थे, मंडलास के जो भी लोकल ऑफिशियल्स थे, वही क्या करता था? वहाँ पर अपॉइंट होकर के एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन का काम करता था। ठीक है, उसके नीचे मंडलास के नीचे कौन था? वलंदूस। वलंदूस क्या था? ये एक डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट था, और इसको बाद में इसको आगे फर्दर डिवाइड कर किस में कर दिया? तहसील में डिवाइड कर दिया, विलेज एंड सिटी, जिसमें कि विलेज और सिटी आ गया। एट द ग्रासरूट लेवल में हम लोग देखते हैं विलेज अफेयर्स वेयर मैनेज्ड बाय लोकल काउंसिल। विलेज अफेयर्स को कौन मैनेज कर लेता था? लोकल काउंसिल, जिसको क्या बोलते हैं? सभा मैनेज कर लेता था। वाइल डे टू डे टास्क एंड कोऑर्डिनेशन वेयर ओवरसीन बाय विलेज हेड, जो कि डे टू डे टास्क को या जो भी अफेयर्स थे विलेज लेवल पे, उसको कौन देखता था? विलेज हेड देखता था। दिस हायरार्कियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फैसिलिटेटेड एफिशिएंट गवर्नेंस। ये जो हायरार्कियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ये किसको फैसिलिटेट कर रहा था? एफिशिएंट गवर्नेंस को एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसको फैसिलिटेट कर रहा था? एफिशिएंट गवर्नेंस और गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहा था। इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द किंगडम, क्या इंश्योर कर रहा था? ये स्मूथ, ताकि क्या हो? किंगडम का स्मूथ फंक्शनिंग हो, एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, और उसके सब्जेक्ट का अच्छी तरीके से वेलफेयर हो, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मोनार्च की अथॉरिटी के अंदर। अब फाइनेंस देखते हैं कि फाइनेंस क्या था, किस तरीके से पैसे कमाते थे। सैलरी वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लैंड। उस टाइम पे क्या होता था? सैलरी जो देते थे लैंड के फॉर्म में दे देते थे। लैंड टैक्स वॉज मेन सोर्स ऑफ इनकम। लैंड टैक्स क्या था? इनकम का मेन सोर्स था। अदर सोर्सेज में क्या क्या आ गया? इरिगेशन, टोल टैक्स, लूट इन वार्स। अदर टैक्सेस में क्या हो गया? इरिगेशन, टोल टैक्स, लूट इन वार्स, इनकम फ्रॉम टेम्पल से जो इनकम आ रहा था, ट्रेड से जो इनकम आ रहा था, वो सारी चीज़ें। अब चोला का डाउनफॉल कैसे हुआ? डाउनफॉल ऑफ चोला। द डाउनफॉल ऑफ चोला डायनेस्टी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर मिल करके चोला डायनेस्टी का डाउनफॉल दिखाया, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, जो क्या क्या इंक्लूड करता है? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल अनरेस्ट, इंटरनल में जो अनरेस्ट था, डिटोरिएटिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा था, उस कारण से क्या हुआ? चोला डायनेस्टी का धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हुआ। वॉर विथ चालुक्या के साथ जब वॉर हुआ, पार्टिकुलरली ओवर द कंट्रोल ऑफ वेंगी, जब पार्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें तो किसके कंट्रोल के लिए? वेंगी कंट्रोल के लिए चालुक्या के साथ जब वार हुआ प्रूव टू बी सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द चोला। यही प्रूव क्या हुआ? चोला के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज हुआ। जब वेंगी का वो हो रहा था, वेंगी का जिस टाइम में कंट्रोल हो रहा था, उस टाइम में चालुक्या के साथ किसके साथ वार हुआ? चालुक्या और चोला में वार हुआ। यही क्या प्रूव हुआ? सिग्निफिकेंट चैलेंज किसके लिए? चोला के लिए। रिजल्टिंग इन डिफीट, जो कि जिसमें कि चोला हारा गया। दैट वीकेंड देयर टेरिटोरियल होल्ड, जो कि चोला को वीक कर दिया। ठीक है। मोर ओवर द बिहेवियर ऑफ चोला सोल्जर, जो चोला सोल्जर का बिहेवियर था, वो स्पेशली मिसकंडक्ट टुवर्ड्स वोमेन के प्रति मिसकंडक्ट किया गया। एंड रॉयल फिगर्स, जो राज था उसके तरफ भी क्या हुआ? धीरे धीरे मिसकंडक्ट होना शुरू हुआ। सच एज किंग एंड क्वीन ऑफ श्रीलंका, जैसे कि किसके साथ हुआ? क्वीन, राजा और रानी श्रीलंका। टार्निश द रेपुटेशन ऑफ द डायनेस्टी, और क्या हुआ? सोल्जर्स का बिहेवियर, चोला का सोल्जर का जो बिहेवियर था वो मिसकंडक्ट होना शुरू हुआ। किसके टुवार्ड्स? वोमेन के टुवार्ड्स, रॉयल फिगर के टुवार्ड्स, जैसे कि किंग और क्वीन ऑफ श्रीलंका के किंग और क्वीन के साथ जो चीज़ें हुई, इसने क्या किया? चोला डायनेस्टी के रेपुटेशन को क्या कर दिया? टार्निश कर दिया। प्रोवोक्ड रिसेंटमेंट एमंग पॉपुलेशन, और उसके सेंटिमेंट को क्या कर दिया? प्रोवोक कर दिया पॉपुलेशन का। ए देयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री एंड कंटोनमेंट्स इन सिटीज एक्सरबेटिंग टेंशन, और जो भी मिलिट्री सिटी में जो मिलिट्री था उसके साथ टेंशन होना शुरू हो गया। लीडिंग टू वाइडस्प्रेड डिसकंटेंट एंड अनरेस्ट, जिसके कारण क्या हुआ? डिसकंटेंट हो गया और अनरेस्ट हो गया उसका डायनेस्टी का। अल्टीमेटली द चोला डायनेस्टी डिक्लाइन इन द साउथ पेव्ड द वे ऑफ इमरजेंस ऑफ चालुक्यास। अल्टीमेटली क्या हुआ? साउथ में चोला डायनेस्टी का गिरना और इमरजेंस ऑफ चालुक्या होना शुरू हुआ, डोमिनेंट पावर इन द रीजन। उसके बाद फिर चालुक्या क्या हो गया? एक डोमिनेंट पावर हो गया उस रीजन में।
हाउएवर देयर रीजन वाज शॉर्ट लिव्ड, जबकि उसका रीजन बहुत शॉर्ट था, एज दे वेयर लेटर डिफीटेड बाय द हौसलास, जबकि उसको बाद में किसके ऊपर डिफीट कर दिया गया, हौसलास के द्वारा डिफीट कर दिया गया। इवेंचुअली इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस, धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या क्या बात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं हम लोग इंट्रोडक्शन का। ठीक है, उसके बाद रेनेसांस सामंतवाद का बात कर चुके हैं। उसके बाद 3 एम्पायर्स में क्या क्या बात कर चुके, पाल का बात कर चुके, राष्ट्रकूट का बात कर चुके, प्रतिहारा का बात कर चुके और चोला का बात कर चुके। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे द पोजीशन ऑफ वोमेन, वोमेन का क्या पोजीशन था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।